Warm welcome to all the very smart students watching out this video. We had already started the final accounts of a sole proprietor. उसमें we have completed approximately 5 to 6 numericals. अभी तक हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और we have also seen some closing adjustment entries. Now let's check out the concept of balance sheet. सर ये क्या कह रहे हो, बैलेंस शीट तो हमारे रगों में बसी है. यस एग्जैक्टली गाइस, बैलेंस शीट हमने पहले भी कई बार बना चुकी है. इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट देन बैलेंस शीट तो आपको पता है कि बैलेंस शीट बनाने के बाद जब बैलेंस शीट टैली होती है वो उससे बड़ा कोई सुख नहीं, ब्रह्मांड में उससे ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आता है. और वही अगर हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो एक ऐसी मतलब ऐसा खुद पे से विश्वास उठ जाता है, ऐसा लगता है यार ये क्या हो रहा है. जब तक बैलेंस शीट टैली नहीं होती है ना तब तक मज़ा नहीं आता है. तो बैलेंस शीट ये कंसेप्ट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है. और इनफैक्ट इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट देन ऑल्सो हमने इसके पहले कई टॉपिक्स में बैलेंस शीट क्या होता है समझ रखा है. बट स्टिल एक बार हमारे नोट्स में तो हम देख लेंगे बैलेंस शीट क्या होता है, और बैलेंस शीट पे 2 न्यूमेरिकल्स भी हम चेकआउट कर लेंगे. ओके तो सबसे बड़ी ध्यान में देने वाली बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट. ये क्या होते हैं? फॉर द पीरियड होते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होते हैं, है ना, फॉर द गिवन पीरियड होते हैं. लेकिन सर बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट क्या होती है? एज एट पर्टिकुलर डेट. क्या होती है बैलेंस शीट? एज एट पर्टिकुलर डेट. एज एट लिखा होता है, एज एट 31 मार्च 2020 या एज एट 31 मार्च 2021. एक पर्टिकुलर डेट की बात की जा रही है. ऐसा क्यों? एज एट 31 मार्च 2021, ठीक है, या 2022. तो बैलेंस शीट जो स्टेटस बता रही है वो कब का बता रही है सर? इस डेट का बता रही है, ठीक है. अब हो सकता है 1 अप्रैल को हमने कुछ और सेल किया, हमने और भी सेल्स किया है. तो सेल्स किया है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा सर? जो 31 मार्च की बैलेंस शीट में हमारे स्टॉक दिख रहा है ना, वो स्टॉक का वैल्यू कम हुआ होगा, है ना. तो स्टॉक का वैल्यू चेंज हुआ होगा, कैश में हमें पेमेंट मिला होगा तो कैश का वैल्यू बढ़ा होगा, कैश का अमाउंट बढ़ा होगा. तो इसका मतलब जो बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2021 मतलब इस पर्टिकुलर डेट का ही वो स्टेटस बता रही है, ठीक है. और बैलेंस शीट मतलब क्या था? बैलेंस शीट मतलब सर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो क्या बताता है? हमें हमारी पोजीशन बताता है. इट्स अ पोजिशनल स्टेटमेंट. पोजीशन मतलब उस डेट पे, उस पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास असेट कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, और हमारा सर कैपिटल कितना है. असेट, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल का हमारा स्टेटस बताता है. इसीलिए बैलेंस शीट को क्या कहते हैं सर? पोजिशनल स्टेटमेंट कहते हैं, पोजिशनल स्टेटमेंट. और ये एक पर्टिकुलर डेट का ही स्टेटस बताता है. ओके अच्छा, अब हमने लेक्चर नंबर 5, सदियों पुरानी बात है, लेक्चर नंबर 5 में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट पढ़ा था, जो कि हमने लेक्चर नंबर 9 में कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में फिर से रिपीट किया था. वो क्या है सर? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स. कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट. इसी प्रिंसिपल पे हमारा बैलेंस शीट बनता है. इसी प्रिंसिपल पे हमारा बैलेंस शीट बनेगा. सर कैसे? देखो राइट साइड में हम लिख देंगे असेट्स, जितनी भी असेट्स है ना पूरी असेट्स यहाँ आ जाएगी. और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम? कैपिटल और लाइबिलिटी, ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू असेट. मतलब ये प्लस ये मिला, शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू असेट. कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट मतलब सर ये जो बैलेंस शीट है ना ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस. इसीलिए इसका नाम दिया है बैलेंस शीट. ऐसा नहीं कि असेट ज़्यादा होना या लाइबिलिटी ज़्यादा होना. असेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज बैलेंस शीट. दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज बैलेंस शीट. ओके ठीक है. सो ये बेसिक, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. वी आर स्टडिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. तो सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट ऐसी ही बनती है.
ठीक है। लेटर ऑन जब हम इंटर में जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, तो हम दूसरे शेड्यूल 3 शेड्यूल 6 की भी बैलेंस शीट देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही है, और आने वाले इलस्ट्रेशंस में भी हम ऐसी ही बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरी में लिखा इट इज़ प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, जो कि रौनक सर ने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट पहले बनाओ या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाया जाए? बैलेंस शीट पहले बनाया जाए या प्रॉफिट एंड लॉस? सर बैलेंस शीट में कैपिटल होता है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें नेट प्रॉफिट लगेगा। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सो इट्स क्लियर कि पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। लेकिन सर प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट लगता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। तो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, और ये तीनों मिलके बनता है हमारा फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डे 1 ऑफ दिस टॉपिक, लेक्चर नंबर 94 डे 1 हमने दिखाया था फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो क्या बैलेंस शीट भी अकाउंट है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, क्या बैलेंस शीट अकाउंट है? इज बैलेंस शीट एन अकाउंट? क्या बैलेंस शीट एक अकाउंट है? चलो जितने भी बच्चे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या बैलेंस शीट अकाउंट है? नहीं सर, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं है। बैलेंस शीट में कहीं डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, पोजिशनल स्टेटमेंट है, जो आपकी एज ऑन पर्टिकुलर डेट आपकी असेट्स बता रहा है, आपकी लाइबिलिटीज बता रहा है, आपका कैपिटल बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बनाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट की बात कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे सर असेट्स कितने प्रकार की होती है। असेट्स भैया जी भिन्न भिन्न प्रकार की असेट्स होती है, बट ये हम आज हमारा ये चर्चा का टॉपिक नहीं है। सीए फाउंडेशन में इट्स नॉट रिलेवेंट, बट स्टिल हम जब इंटर में जाएंगे, इंटर में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि पहले फिक्स असेट्स हुआ करता था, वो हम बहुत डिटेल में देखेंगे। स्टिल हमारे नोट्स में जो दिया है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। असेट्स की कैटेगरीज क्या बताई गई है? असेट्स में इन्होंने कहा है कि सर एक तो होती है लिक्विड असेट, या यूँ कहो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई करेंगे। लिक्विड असेट मतलब एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो सर ऐसी असेट जो कैश है या जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, और वो भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 12 मंथ्स में वो कन्वर्ट हो सकती है। तो ज़रा बताना कैश क्या लिक्विड है क्या नहीं है? यस सर, कैश तो ऑलरेडी कैश ही है, तो लिक्विड है। शेयर्स है हमारे पास किसी कंपनी के ऑनलाइन डिमैट अकाउंट में, तो ये लिक्विड है क्या? यस सर, ये इन्वेस्टमेंट लिक्विड है, हम जब चाहे तब इसे बेच सकते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक को फिक्स्ड असेट का है या लिक्विड असेट का है, करंट असेट का है? देखो लिक्विडिटी के बेसिस पे दो कैटेगरी है, एक तो होगा सर फिक्स्ड असेट, दूसरा होगा सर करंट असेट, ठीक है। फिक्स्ड असेट मतलब ही सर नॉन करंट असेट, एक है सर करंट असेट और एक है नॉन करंट असेट, एक है करंट असेट एंड एक है सर नॉन करंट असेट। तो करंट असेट ये वो असेट है जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो सर ये बताओ, हमारे पास स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री है, स्टॉक, ये क्या है? फिक्स्ड असेट। नॉन करंट में डालूं या करंट में? सर करंट में ये हम स्टॉक बेचेंगे तो हमारे पास रोकड़ा आएगा, स्टॉक हम सेल आउट करेंगे तो हमारे पास रोकड़ा आएगा, इसका मतलब सर ये करंट असेट है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट, ठीक है। डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या है सर? अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट। हमने कितने महीने का क्रेडिट पीरियड दिया होगा? 30 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। 6 महीना में तो सर पैसा आ ही जाएगा ना, तो अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ करंट असेट। फिक्स्ड असेट मतलब क्या हुआ सर? जो करंट नहीं है वो नॉन करंट, जो करंट नहीं है वो नॉन करंट। मतलब प्लांट एंड मशीनरी, क्या प्लांट एंड मशीनरी अभी हम बेचना चाहते हैं? नहीं बेचना चाहते हैं।
फर्नीचर, क्या हम फर्नीचर को कैश में कन्वर्ट करना चाहते, नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब ये है फिक्स्ड असेट। तो ये क्लासिफिकेशन वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, दैट काइंड ऑफ असेट्स आर नोन एज लिक्विड असेट। ठीक है, इसके बाद में हम देख सकते हैं सर टेंजिबल and intangible. We can also classify the asset as tangible assets and intangible asset. तो tangible asset मतलब जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे ये रिमोट, ये कीबोर्ड, मेरा चश्मा, माई स्पेक्स, माई चश्मा, मेरा चश्मा, भैया जी मेरा चश्मा, माई स्पेक्स, पेंसिल, बुक, लैपटॉप, जो भी हमारे निगाहों से दिख रहा है साहब वो टेंजिबल है, और जो हमारे निगाहों से नहीं दिखता है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे इंटेंजिबल। आपने पढ़ा है गुडविल। ठीक है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। ओके, आफ्टर दैट ऑन द बेसिस, अच्छा ठीक है, अब बैलेंस शीट ड्रॉ करने की दो मेथड्स है, समझ लीजिए। एक है लिक्विडिटी, के हिसाब से। अगर हम लिक्विडिटी के हिसाब से बना रहे तो जो चीज़ ज़्यादा लिक्विड है वो पहले लिखेंगे, और जो चीज़ नॉन करंट है, जो चीज़ इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होती, उसे बाद में लिखेंगे। तो जो हाईली लिक्विड है वो पहले, जो इलिक्विड है, जो नॉन करंट है वो बाद में। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, अगर हम परमानेंस के हिसाब से बनाएंगे तो जो नॉन करंट असेट्स है वो पहले लिखेंगे, और जो लिक्विड असेट है वो आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह लाइबिलिटीज़ भी। ठीक है, जो लिक्विड है वो पहले लिखेंगे, जो फिक्स्ड है वो एकदम आखिरी में। और अगर परमानेंस की बेसिस पे निकाल रहा है तो जो फिक्स्ड है वो पहले, और जो हाईली लिक्विड है, जो शॉर्ट टर्म वाली है, जो करंट लाइबिलिटीज़ है, उसे बाद में। लाइबिलिटीज़ भी अगेन करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, बिल्स पेएबल्स, ये तो करंट है ना सर, हमें आज नहीं तो कल, 1 महीने में, 2 महीने में तो बिल्स को पेमेंट करना ही है ना, हमें सर बिल्स का पेमेंट करना ही है। तो अगेन लिक्विड एंड on the basis of liquidity and permanence. Okay, great. असेट का क्लासिफिकेशन वही है सर, करंट असेट, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट को लॉन्ग टर्म असेट्स कह दिया इन्होंने, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नाउ लेट्स चेक आउट द प्रोफार्मा बैलेंस शीट फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो असेट देखेंगे। असेट में पहले क्या देख रहे हैं हम, लिक्विडिटी कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं या परमानेंस। जनरली वी फॉलो द परमानेंस, मतलब जो फिक्स असेट होती है, जो नॉन करंट असेट्स होती है ना, वो हम पहले दिखाते हैं, जो नॉन करंट असेट्स होती है वो पहले दिखाते हैं। तो पहले आ गया टेंजिबल फिक्स असेट, उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल। ठीक है, फिर आ गया इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ब्रांड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब सर इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, लॉन्ग टर्म जो कि हमने 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, या फिर शॉर्ट टर्म जो हम 6 महीने में, 8 महीने में सेल आउट कर देंगे। ठीक है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेमेंट्स, एडवांसेस, बैंक बैलेंसेस, कैश इन हैंड। इसमें से कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करो 9404855973। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, आपने अगर मेरा कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, चाहे आपने किसी एकेडमी से किया हो या किसी वेबसाइट से किया हो, आपने पेन ड्राइव किया हो या गूगल ड्राइव किया है, तो इन ऑर्डर टू गेट दी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मतलब RTP का वीडियो, MTP का वीडियो, सजेस्टेड आंसर्स का वीडियो, और हमारे फाउंडेशन के अकाउंट्स की थ्योरी के चार्ट्स, ये 4 चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको आपका ऑर्डर आईडी और आपने कौन से वेबसाइट से मेरा प्रोडक्ट परचेस किया, ये आपको मुझे 9404855973 पे आपको ये मुझे व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, आपने इसके पहले भी अगर व्हाट्सएप किया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू एक बार फिर व्हाट्सएप करिए। नया ग्रुप बनाया जा रहा है, नए चार्ट्स बनाए गए, नए RTP MTP के वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑर्डर आईडी सेंड कर रहे हैं उन्हें इनकी लिंक्स ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में आएगा कैपिटल में फिर हमें जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो इस साल का प्रॉफिट है, वो भी हमारा कैपिटल में बढ़ना चाहिए, तो ऐड प्रॉफिट्स। ठीक है, हमने ड्राइंग्स की है, कुछ विड्रॉ किया है तो लेस ड्राइंग्स। ठीक है, बाद में लोन्स क्या है, लाइबिलिटी है, कैसी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो सकते हैं,
टर्म लोन्स, अदर लोन्स, कैश क्रेडिट मतलब सीसी, ओवरड्राफ्ट, अदर लोन्स, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये एक सिर्फ फॉर्मेट प्रोफार्मा दिया है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें लेस हो सकती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांसेस, प्रोविजंस फॉर बैड डेट, रिटायरमेंट, टैक्सेशन। ठीक है, नाउ लेट्स चेक आउट। ठीक है, एक बात और, बैलेंस शीट ड्रॉ करने का देर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल कि पहले सर फिक्स असेट ले या करंट असेट ले, आपको जैसे ड्रॉ करनी है करिए, लेकिन दिस इज सजेस्टिव। पहले फिक्स असेट लेना चाहिए क्योंकि यही प्रैक्टिस में है। जब आप आर्टिकलशिप में देखोगे तो आपके क्लाइंट्स की इसी तरह से बैलेंस शीट बनती है, पहले फिक्स असेट, नॉन करंट असेट्स पहले लेते हैं और करंट असेट्स आखिरी में लिखी जाती है। ठीक है, now let's check out the illustration number 6. Illustration number 6 very easy. Given below trial balance of Messrs Dayal Brothers as on 31st March 2017. ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हमें इस ट्रायल बैलेंस को यूज में लेके बैलेंस शीट बनानी है। क्या है सर? कैपिटल अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, टर्म लोन है, लोन्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश इन हैंड, इन्वेंट्रीज, फर्नीचर, ट्रेड पेबल, एडवांसेस, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017। ट्रायल बैलेंस है, वी हैव टू ड्रॉ द बैलेंस शीट। इससे ईजी तो सर हमें 11th स्टैंडर्ड में पूछा जाता था। ठीक है, ऐसी बात है तो ड्रॉ करो, ऐसी बात है तो सल्यूशन बनाओ और जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, एंड गाइज इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, आप मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक पे या कौन से कंसेप्ट पे यूट्यूब पे कोई वीडियो चाहिए। कोई भी शॉर्ट कंसेप्ट आप मुझे कहिए, उस पर आपको विदिन 48 आवर्स एक वीडियो मैं यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगा। हमारे सिलेबस के सिर्फ 4 या 5 लेक्चर्स बचे, उसके बाद एवरी अल्टरनेट डे आई विल पोस्ट वन वीडियो ऑन यूट्यूब। और वो वीडियो कौन सा होगा? जो आप कहोगे, जो स्टूडेंट्स कहेंगे वो। सॉल्यूशन मेसर्स दयाल ब्रदर्स। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा लिखते हैं हम? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो जल्दी से। बैलेंस शीट, ठीक है, एज एट 31st March, एज एट 31st March, एज एट। ठीक है, इसमें गलती नहीं, लाइबिलिटीज लिखना है, पर्टिकुलर्स नहीं। अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, चलो जल्दी से 7-8 लाइन्स का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। कम ऑन फास्ट, क्विकली, यू शुड नॉट वेट फॉर मी। आपको इसका सोल्यूशन पता है, यू शुड ड्रॉ दी सोल्यूशन as early as possible, as soon as possible. हमें एक we have to check one particulars and we have to post it accordingly. Let's check out. सबसे पहले it's shown capital. Capital कहाँ आएगा? Where we will record capital? Liability sides. Okay, liability side. तो let's write the capital. सबसे पहले we will write capital. Capital का amount क्या है? Capital it's showing 7 lakhs. बट इसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, वी विल डिडक्ट दी ड्रॉइंग्स, सो इट्स बेटर वी राइट द कैपिटल फिगर इन इनर कॉलम। 7 lakhs, 7 lakhs। ओके, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग व्हाट्स इट? इट्स अ फिक्स्ड असेट, तो वी विल राइट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग वी कैन डायरेक्टली राइट इट इन आउटवर्ड लास्ट कॉलम। अमाउंट इज 3 lakhs, 3 lakhs. Next, 14% term loan. It's an liability, sir. 14% term loan is an liability. अब हम we will leave 2-3 lines for net profit and drawings and write here 14% term loan. It's a long term loan. Okay, 14% term loan. It's a long term loan. That's why we are writing here. Amount is 4 lakhs. Amount is 4 lakhs. Next, loan from Messrs D and Company. Loan, okay, bracket D and Company, or we can write loan from Messrs D and Company. Amount is 4,60,000. 4,60,000. Anything difficult? No sir, it's quite easy and we can do it on our own. Trade receivable.
Now trade receivable is an example of current asset. So we will write it somewhere after leaving 4-5 lines. Okay. If like furniture is again fixed asset, so we should leave few lines for fixed assets and non-current assets, and after leaving 4-5 lines we will write trade receivables. Okay, so trade receivables amount is 4,20,000. Trade receivable amount is 4,20,000. Okay, next, cash in hand, it's a liquid asset, current asset. Cash in hands amount is only 20,000. Okay, inventories, again it's an current asset. Inventories in trade, amount is 6 lakhs. So we will simply write inventories. We can simply write inventories and the amount is 6 lakhs. Inventories amount is 6 lakhs. Okay, so far so good. Sounds good? Yes. Furniture. Now the furniture is fixed asset, non-current. So we will write just below the land and building, furniture, and the amount is 2 lakhs. Amount is 2 lakhs. Trade payable, it's a liability. What kind of liability? Current liability, sir. So we will write trade payables. Current liability, we will write trade payables, and the amount is 40,000. Amount is 40,000. Okay, yes. Next, advances to suppliers. Advances to suppliers, we have given advances, we have paid to the supplier in advance, so it's an asset for us. So we can write it somewhere above the trade receivable, advances to suppliers. Can we write it here? Yes sir, obviously we can write it below inventories. Manner of presentation is a matter of choice. 1 lakh rupees. Advances to suppliers, only 1 lakh rupees. Okay. Next, net profit. Where we will record net profit, we will add to the capital. Add net profit. I have less space. That's why I am not drawing the inner column, but you should practically, if time permits, you should draw the inner column also. Okay, you should draw the inner column also. So the net profit is around 1 lakh. We will add 1 lakh. Okay, and drawings, we will deduct the drawings from the capital, less drawings, and as we are subtracting, as we are deducting, we are writing it in bracket. Okay, 7 lakh plus 1 lakh, 8 lakhs less 60,000, it's 7,40,000 in the outer column. Anything else? No, that's it sir. Then why the hell you are sitting? Tally it, get the total. What's the total? It's coming down to 16,40,000 liability side, and this side 6, 1, 7, 7, 11, 11, 20, 11, 40, 11, 14, 40, again 16,40,000. Isn't it simple? Copy it. Copy. It's very simple. If you are finding these videos are useful, then you must share this with your friends as much as possible. Okay, are you done with it? Okay, now let's check out the next example. This is quite important. Illustration number 7, the balance sheet of Thapar on 1st January 2017. Balance sheet as on 1st April 2017 they have given us.
means this is an opening balance sheet. This is an opening balance sheet, and what they have asked, balance sheet as at the end of the year. Okay, they have given us the opening balance sheet, and they are asking for the closing balance sheet. Okay, and meanwhile they have given the transactions which have taken place around the year, the relevant transactions. Let's check out. Profit and loss account revealed a net profit of 15,30,000. This was after allowing for the following. Okay, so 15,30,000 was arrived after charging 6% interest on capital. We have paid 6% interest on capital, depreciation on plant and machinery at the rate 10%. We have charged depreciation on plant and machinery at the rate of 10%, and it has already been debited. It has already been debited to profit and loss account for arriving at this figure 15,30,000, and depreciation on furniture at the rate of 5%. Okay, a provision for doubtful debt at the rate of 5% of the trade receivable as on 31st December, means closing. But while preparing the profit and loss account, he had forgotten to provide. So while we were arriving at this figure, while preparing the profit and loss account, we have skipped to charge outstanding expenses of 1,80,000. So logically it should be debited to the profit and loss account, but we haven't. But this person, Mr. Thapar has not debited this amount, and prepaid insurance to the expenses to the extent of 20,000. These two amounts have been skipped by Mr. Thapar. Okay. Now next, his current assets and liabilities on 31st December 2017 were inventories 14,50,000, trade receivables 20 lakhs, cash at bank 10,35,000, trade payable 11,40,000. Simple. During the year he withdrew drawings 6 lakhs. Okay. Draw up the balance sheet as at 31st December, that is at the year end. So it's quite simple. First we have to draw the rectified profit and loss ka figure, net profit ka figure. This figure is not correct, we have to adjust it for these two figures, and after that we will arrive at the correct figure and we can draw balance sheet. Okay, so first of all we will draw the profit and loss account to arrive at the revised profit, net profit. Okay, only 2-3 lines. Profit and loss account revised. Okay, particulars, you should, I believe you should, you are writing with me. Particulars amount. So the balance which is given, net profit which is shown in the given in the question is 15,30,000. So 15,30,000. So 15,30,000. Okay. Now prepaid insurance to the extent outstanding expenses of 1,80,000. Expenses outstanding, we follow the mercantile system accrual concept. Expenses belong to the current year, so it should be provided for in the current year's profit and loss account, in spite of the fact that we have not paid. But we are not following the cash concept, we are following the mercantile concept. So to outstanding expenses, how much? 1,80,000. Next, prepaid insurance to the extent of 20,000. So by prepaid insurance, this expense belongs to next year, we have paid it in advance, so it's an asset for us. So logically it should not be debited to the profit and loss account, so we are adding it back 20,000.
So therefore to net profit balancing figure, comes down to 13,70,000. 13,70,000. Total is coming down to 15,50,000. Is it clear? Simple it is. So far so good. समझ में आ रहा है? Great. Now we will draw the main answer, that is the balance sheet. Main answer, that is balance sheet. Roughly more than half page. Okay. Balance sheet of Thapar. Balance sheet of Thapar. Okay. Liabilities, amount, assets, amount. Let's do one thing. Let's draw inner column also. Okay. We will start one by one. Trade payable, but this is opening, so it's not relevant for us. Expenses payable, again this is not relevant. Capital 50 lakhs, so we will write in the inner column capital 50 lakhs. And now the current year's profit should be added. What's the profit amount? 13,70,000. So we will add net profit. That is 13,70,000. Okay. Next, let's take out plant and machinery. It should be recorded plant and machinery. Amount 30 lakhs in the inner column. Less depreciation, adjustment has been given, not 10% depreciation. So less depreciation at the rate of 10%, that is 3 lakhs. So balancing figure 27 lakhs. Is it okay? Yes. Furniture and fixtures. Amount is only 3 lakhs. And is the depreciation chargeable? 5%, sir. Depreciation at the rate of 5%. So less depreciation. No need of calculator for this. How, sir? At the rate of 5%. What would be the 10%? 3 lakhs ka 10%, 30,000. They are saying 5%. So 30 ka half, 15,000. So you should be quick. So 2,85,000. So far so good. Yes. Trade receivables. Opening ka hai, so we will not record this. Cash no need. Inventories no need, because these figures are given here. Okay. Now interest on capital at the rate of 6%. Interest on capital. We are giving interest on capital. So the capital balance will increase. Okay. They have not told ki we have actually paid the interest. So we will add interest on capital. At the rate of 6%. So 6 5s are 30. So 50 lakhs into 6%. So it comes down to 3 lakhs. Again it will be added. Okay. Next, depreciation we have already given. A provision for doubtful debts at the rate of 5% of the trade receivable as of 31st December. And the figure of trade receivable is 20 lakhs. Trade receivable, the amount is 20 lakhs. Where we will record?
trade receivables amount is 20 lakhs. Okay, now we will less provision, and the provision is of 5%, मतलब 1 लाख का we will provide provision, तो 20 lakh minus 1 lakh, so 19 lakh in the outer column, 19 lakhs in the outer column. Okay, now this we have already done. अब बचता क्या है? Inventories 14,50,000, inventories 14,50,000, inventories 14,50,000, inventories 14,50,000. Trade receivable, we have already shown that. Cash at bank, cash at bank amount is 10,35,000, so 10,35,000. Okay, trade payable 11,40,000, trade payables 11,40,000, directly in the outer column 11,40,000, and the drawings are 6 lakhs, less drawings, how much? 6 lakhs. Okay, the final is coming 60,70,000, 60,70,000. So far so good. Is it the complete answer? No. Most important, hidden adjustment. What are the hidden adjustment? These two things. We have used these two figures in profit and loss account. अब ये जो है भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है सर, बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, तो दिखा दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 1,80,000, 1,80,000. प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है सर, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, दिखा दो. प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है सर, बैलेंस शीट में दिखाएंगे 20,000. ठीक है, आप ये यहाँ लास्ट में भी लिख सकते हो. ठीक है, अब टैली करके देखो, टैली हो रहा है क्या? टैली करके देखो, टोटल लो, टेक द टोटल एंड क्लोज द आंसर. चलो जल्दी कॉपी कर लो. कॉपी कर लो, क्लोज करो, टोटल लेके क्लोज करो जल्दी इसे. कॉपी, कॉपी कर लो, copy it down and update my new number which is reflecting on your screen 9404855973. कॉपी कर लो. सिंपल है एकदम. Okay, so let's wrap up. So here I am, Ronak Agarwal, signing off. Take care, love you all, bye bye. पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते